हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फटाफट एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा था कि रिएक्शन हमेशा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में होती है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट ए, और ये हमारे पास है कंपाउंड बी सी। तो एलिमेंट ए अगर एलिमेंट बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो एलिमेंट ए क्या करेगा, एलिमेंट बी को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड बना देगा ए सी, और हमें साथ में क्या मिल जाएगा, एलिमेंट बी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कुछ रिएक्शन हमने देखी थी। एक रिएक्शन यहाँ पे क्या दी हुई है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड की, जहाँ पे जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फाइड बना देगा, और हमें साथ में क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। और एक और रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, जहाँ पे जिंक क्या कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था और क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट बना रहा था, और हमें साथ में क्या मिल रही थी, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। ठीक है। एक रिएक्शन हमने देखी थी किसकी, जिंक और कॉपर सल्फेट की। जिंक क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ अब तक देख ली होगी, तो उसमें क्या देखा था कि जिंक कॉपर से ऊपर आता है ना, ऐसे ही कुछ था ना कि जिंक कॉपर से ऊपर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और हमें साथ में क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। अगर इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या मिलता है कि जिंक का कलर क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर कलर सभी को पता है क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम कॉपर और जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं, और क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, तो कॉपर जिंक को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगी। एक और एग्जांपल हमने देखा था किसका, आयरन और कॉपर सल्फेट का अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, और जो हमें मिला फेरस सल्फेट उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और साथ में कॉपर कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन बताओ अगर आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है, या फिर ऑब्जर्वेशन बताओ कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। उसके बाद कन्वर्स देखा था इसका हमने कि अगर कॉपर की रिएक्शन आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर ये कह सकते हो कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद हमने एक्टिविटी देखी थी कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डिप कराया था, तो आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और वो ब्राउन कलर की लेयर किसकी होती है, कॉपर की होती है। ठीक है। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर फेड हो जाता है, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर के अंदर। क्यों, क्योंकि वो क्या बना रहा था, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा था। ठीक है। ये हमने क्या देखी थी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी थी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, ये हमारे पास क्या हो गया, आयरन हो गया। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना, क्या बना, फेरस सल्फेट। ठीक है। और साथ में हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, जो इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है। ये फाइनल ऑब्जर्वेशन थी। और ये हमारे पास क्या थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ थी मेटल की। ठीक है। इसकी हमने ट्रिक भी करी थी, तो आप इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करना, और जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस। तो पहली बात कि जो रिएक्शन होती है हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, ये रिएक्शन हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, जहाँ पे उन कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, वो आयंस क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। और ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं। पहला कंपाउंड क्या है, AB है, और दूसरा कंपाउंड क्या है, CD। तो यहाँ पे क्या हुआ,
आयंस एक्सचेंज हो गए तो हमारे पास दो नए कंपाउंड जो आए वो क्या बने, Cb और Ad। ठीक है, अब देखते हैं हुआ कैसे। ए भी हमारे पास एक कंपाउंड था जिसमें ए हमारे पास क्या है, कैटायन है मतलब पॉजिटिव आयन है। बी हमारे पास क्या है, एनाइन मतलब नेगेटिव आयन है। सी डी हमारे पास कंपाउंड था, इसके अंदर सी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव आयन था, और डी हमारे पास क्या था, नेगेटिव आयन था। डी हमारे पास क्या था, नेगेटिव आयन था। तो हमने क्या पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस क्या करते हैं, अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। आयंस अपनी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब ए कहाँ चला जाएगा, सी की जगह, और सी कहाँ आ जाएगा, ए की जगह। इसका मतलब जैसे ही ये अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे तो ए किसके साथ रिएक्शन करेगा, डी के साथ, और बी किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, सी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि जो दो नए कंपाउंड बने वो कौन कौन से बने, ए डी, और साथ ही में क्या मिल गया, सी भी मिल गया। ठीक है, सी भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया, ए डी मिल गया। तो रिएक्शन क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो बिना एक्टिविटी के हमारे पास केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पूरा ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी जो आई वो क्या है कि हमें क्या करना है कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराएंगे, दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने अपने आयन क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, और साथ ही साथ क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बनाया, और साथ ही साथ क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट के बीच में, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, अच्छा ये हमारे पास क्या दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, सल्फेट क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। तो जब आयन एक्सचेंज होंगे तो सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बेरियम रिएक्शन किसके साथ करेगा, सल्फेट के साथ। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, और साथ ही साथ क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयन्स यहाँ पे क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, दो पॉजिटिव आयन ने अपनी अपनी पोजीशन क्या करी, एक्सचेंज कर ली। सोडियम की जगह क्या आ गया, बेरियम, और बेरियम की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो क्या हो सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। अब पहले देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड फॉर्म इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट में क्या देते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। इनसॉल्यूबल मतलब जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम दो तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्यूबल होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, इनसॉल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो जब हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। अब आते हैं अपनी इस रिएक्शन के ऊपर। इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सोडियम सल्फेट था वो क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, किस फॉर्म में था, एक्वस। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन था। उसके बाद बेरियम क्लोराइड भी क्या था, एक्वस था। बेरियम क्लोराइड भी क्या था, एक्वस था। अब रिएक्टेंट में हमारे पास दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या थे, सॉल्यूशन फॉर्म में थे। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में थे। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मिला, सॉलिड मिला। प्रोडक्ट में क्या मिल गया, हमें सॉलिड मिल गया। ठीक है, तो सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या था, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस था, क्योंकि अगर ये सॉल्यूबल होता तो ये भी क्या बन जाता, एक्वस बन जाता।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला कि रिएक्टेंट में दोनों के दोनों क्या थे, एक्वस थे। वो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, सॉलिड पार्ट मिला, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला। इस वजह से ये रिएक्शन भी किसके अंदर आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आ गई। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। और जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, जो प्रेसिपिटेट बना, बेरियम सल्फेट यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट। इसका कलर क्या था, वाइट। इसका कलर क्या था, वाइट। ठीक है। अब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि जब हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया तो हमें क्या मिला, एज ए प्रेसिपिटेट कौन मिला, बेरियम सल्फेट मिल गया। तो तीन अलग अलग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई हुई है, तीनों में सेम ऑब्जर्वेशन आई है कि वाइट कलर किसकी वजह से है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट की वजह से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है। और कई बार इसको एस ना लिख के, मतलब सॉलिड ना लिख के, डाउनवर्ड एरो भी दिखाया जाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए ये सिंबल हमारे पास होता है, डाउनवर्ड एरो। गैस के लिए क्या होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ गैस होती है तो उसके लिए अपवर्ड एरो आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में ही की थी कि जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ ही साथ क्या मिलता है, लेड आयोडाइड मिलता है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो लेड नाइट्रेट है वो भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है, और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दोनों के दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। रिएक्टेंट में दोनों के दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, सॉलिड पार्ट मिल गया। प्रोडक्ट में क्या मिला, सॉलिड पार्ट मिल गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सॉलिड पार्ट क्या है, इनसॉल्युबल है। अगर ये सॉल्युबल होता तो ये क्या बन जाता, एक्वस बन जाता, लेकिन ये एक्वस नहीं बना। इसका मतलब ये किस फॉर्म में रह गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म में रह गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ कि लेड और पोटेशियम ने क्या करा, अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो रिएक्शन किसके अंदर आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आ गई। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ टॉप व्यू दिखाया हुआ है इसका, जो रिएक्शन हमने की अभी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, कि यहाँ पे येलो कलर के आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो क्या हैं, इनसॉल्युबल है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है। अच्छा, उसी के बाद एक और हमारे पास यहाँ बुक में एक्टिविटी दी हुई है इसी के रिगार्डिंग कि अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अब कलर हमने अभी देखा कि कलर क्या था, येलो था। कलर कैसा है, येलो है ना, ये सारा का सारा क्या है, येलो है। ये जो प्रेसिपिटेट है कलर क्या हो गया, येलो हो गया। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। क्या जो प्रेसिपिटेट हमारे पास बना है उसका नाम हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या बना हमारे पास, क्या बना था, लेड आयोडाइड बना था। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा, इज़ दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि लेड और पोटेशियम ने क्या करा, अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हुए हैं तो ये रिएक्शन किसके अंदर आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आ गई। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कैटेगराइज किया जा रहा था। हालांकि ये सेकंड चैप्टर में है, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है, कि एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि यहाँ पे एग्जांपल किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ कि HCl किसका बना था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका बना था, सोडियम कैटाइन और हाइड्रोक्साइड एनाइन का बना था। ठीक है, हाइड्रोक्साइड एनाइन का। तो जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ कि आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। और जैसे ही आयंस एक्सचेंज हुए तो हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा किसके साथ,
हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्लोरीन और सोडियम का आपस में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो जब रिएक्शन हुआ तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, NaCl, और साथ ही साथ क्या मिला, H2O। और क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो रिएक्शन किसके अंदर आ गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आ गई। और क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आयंस एक्सचेंज हुए हैं, आयंस क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, इस वजह से ये रिएक्शन किसके अंदर आएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।